लोगों ने चुना है। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव, कि ट्रीटमेंट को हेल्थ नहीं कहा जा सकता, उसको बचाव करके और माइंड बॉडी सोल के बैलेंस को बना करके। आपसे अगर मैं पूछूं कि सिंपल डेफिनेशन जो आम सब लोग समझें, दूर दूर तक आपको करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देख रहे होंगे आज, वो क्या भाषा है, क्या शब्द है आपके, डेफिनेशन क्या है होलिस्टिक हेल्थ की? होलिस्टिक हेल्थ को अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो तन मन और वातावरण, तन मन वातावरण, तन मन वातावरण अगर हमारा अच्छा है, तीनों फिट होने चाहिए, तीनों फिट हैं, तो हमारा हेल्थ स्टेटस, हेल्थ बैलेंस जी और होलिस्टिक हेल्थ अच्छी होगी, और वही हमारे वेलनेस और टोटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वातावरण से क्या क्या आपका मतलब? वातावरण में तो बहुत कुछ आएगा, आप किन किन चीजों को जोड़ रहे हैं वातावरण में? क्योंकि अगर हम जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहते हैं, हम उन वातावरण को जोड़ें। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा ऑफिस का वातावरण कैसा है जी। हम क्योंकि घर में रहते हैं तो वातावरण में घर, ऑफिस, परिवार का, हमारा दुकान, परिवार, फैक्ट्री के जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है। आप कई बार आप जहां रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं या माहौल कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आधुनिक समय है, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कौन सा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है? आजकल समय जो आधुनिक समय है उसमें बहुत सी ऐसी निगेटिविटी आती है, तो कई बार हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम सुबह उठें और किस व्हाट्सएप से जुड़े हुए हम लोग हैं, वो भी बड़ा असर डालता है आप पर। आपका सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्या है, जी। साथ ही साथ नेचर और वेदर, क्लाइमेट जो है वो भी असर डालता है। अब मान लीजिए पॉल्यूशन है, दिल्ली जैसी जगह है जहां पर देखिए AQI क्या है, और उस वातावरण में आप कितना हेल्दी रह सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबरें पढ़ी और इंदौर का जो मसला आया, जिस इंदौर को हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये देखा होगा कि उसको प्राइज मिलता था। वो शहर वो है जिसको अवार्ड मिलता था जी। और उसी अवार्ड पाने वाली सिटी में सोचिए पीने के पानी की स्थिति क्या है। तो जो पॉल्यूशन है, और तरह तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, आपका सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। और ये सभी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सब हमारी हेल्थ पे असर डालते हैं। तो आपने पोल्यूशन की बात की कि सही बात है, अगर हवा और पानी ही खराब होगा तो हम कितना उसमें स्वास्थ्य में अपना ठीक रख पाएंगे। बट आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, व्हाट्सएप ग्रुप का माहौल कैसा है, कि सुबह उठ करके आदमी क्या पढ़ रहा है, क्या, तो उन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तभी होलिस्टिक हेल्थ हो पाएगी। सर, आपके हिसाब से अगर हम होलिस्टिक हेल्थ को और गहराई में समझना चाहें, मल्टीपल वेरिएट्स, आपने यहां हेल्थ की बात की, पोल्यूशन की बात की, पानी की बात की, मेंटल की बात की, ऑफिस की, अस्पताल, सब चीजों की आपने बात की, इनको अगर डिटेल में समझना चाहें तो वो क्या है होलिस्टिक हेल्थ? मैं समझता हूं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी कुछ बताया होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग समझ सकते हैं, तो कई इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, या यूं हम कहें कि इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। मान लीजिए फिजिकल, जिसमें आप को कितना सोना है। कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप सही सो रहे हैं, आपको अच्छी स्लीप मिल रही है, तो आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे याद है एक बहुत जानकार और एक्सपर्ट वो राय दे रहे थे मुझे, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि देखिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी का चलने का पूरा डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसी देखभाल करता है। राइट। उस गाड़ी की बॉडी का ख्याल ड्राइवर कितना रखता है। लेकिन ये शरीर, ये जो बॉडी है, ये आपकी है, और इस बॉडी के ड्राइवर भी आप ही हैं। तो जैसा आप ड्राइव करेंगे, जैसा आप इस बॉडी को चलाएंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो फिजिकल, आप कितने घंटे सो रहे हैं, हालांकि लोग कहते हैं, डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा घंटे बताते हैं सोने का। मुझे नहीं पता कि कितने घंटे बताए होंगे आपने सोने का। अभी डॉक्टर पंकज भारती ने भी इस बारे में काफी डिटेल में बात रखी थी सर। लेकिन कुछ वेलनेस सेंटर्स ऐसे हैं जो आपका खाना ऐसा देते हैं कि आप कई घंटों सोइए। आप इमोशनल
इमोशनल हेल्थ एस्पेक्ट है, ये आप इमोशनल हेल्थ है आपकी। जी। आप किस तरीके से कुछ चीजों को फेस कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ है, आप सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है आपका, जी। स्पिरिचुअल उस Health एस्पेक्ट को कितना आप समझते, कितना गहराई से उसको लेते हैं आप। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है आपका, जी। जो मैंने पहले कहा, और वही क्लीन एयर और Yeah. क्लीन वाटर। क्योंकि जितना इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा उतना हमारे हेल्दी हम लोग रहेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल फाइनेंशियल इशू है, एक एस्पेक्ट वो भी है कि अगर आप सर्वाइवल मोड में ही हमेशा हैं हाँ। तो आप कितना हेल्दी रह पाएंगे। अगर आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो वो आप कितना अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। ठीक बात। अगर सर्वाइवल यही चिंता है कि खाना कहां से आएगा तो नींद कैसे आएगी, तो नींद आएगी ही नहीं सर। तो आपने जब सारी चीजें लिस्ट की, इकोनॉमी, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हेल्थ, पर्पस, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, इन सबको अगर आप देखें, आप असेस करें, आपको आप उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, रोज आपसे लोग मिलते हैं, 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। आपको क्या लगता है आज की तारीख में हमारा हेल्थ सिस्टम कहां खड़ा है, खासकर होलिस्टिक हेल्थ के नजरिए से अगर हम देखें? क्योंकि हमारा समिट आज विजन इंडिया, आपका जो विजन है वो होलिस्टिक हेल्थ पे है। आपके असेसमेंट हम कहां खड़े हैं? जब हम अपने इतने बड़े देश को देखें, और यूपी के आंकड़े तो दूसरे तरह के होंगे, लेकिन भारत के आंकड़े अगर हम देखें होलिस्टिक हेल्थ पर, तो मुझे लगता है 30% के आसपास ही हम लोग ध्यान दे पा रहे होंगे। जी। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, पीएससी, सीएससी का, डॉक्टर का स्टाफ देखें कितना है, कितनी कमी है, कितने बड़े पैमाने पर कमी है, और बेसिक जो इलाज होता है वो भी शायद हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जी। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में कितनी वो एक तरीके से खत्म हो गई इमरजेंसी सर्विस, कोलैप्स हो गया है। एकदम इमरजेंसी सर्विस की मौत हो गई। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। आपके क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए आपको, अच्छा। कितने हजार लोगों पर आपके पास कुछ नहीं है। मानक कुछ कहता होगा, जी। लेकिन लाख लोग के ऊपर आपके पास एक है, और जबकि एक है। गांव जहां आबादी सबसे ज्यादा रहती है वहां के लिए तो हम कुछ आंकड़े ही नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, है ही नहीं सर, वहां बिल्कुल नहीं है। आपके जो वॉलेंटियर्स हैं, आशा वॉलेंटियर हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के धरने पे रहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हों, क्योंकि उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, और जो काम लिया जाता है उसकी जगह मानदेय आपको नहीं मिलता है। जो बेसिक यूनिट है आपकी हेल्थ की, जो गांव में न जाने कितने लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को जो बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, तो कम से कम हम उस दिशा में देखें कि आशा का कितना है। कई 4000 है किस जगह, कुछ जगह कुछ और स्टेट्स वगैरह ने मानदेय बढ़ाया हुआ है। जी। आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो आपका सरकार जहां ध्यान देना चाहिए सरकार को, नदियां साफ सुथरी हों, जी। आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपका जमीन में जा रहा है, कई बार वो पानी जो है वो आपके खेतों में जा रहा है। कंटेमिनेशन कितने बड़े लेवल पे है। वेरी ट्रू। अभी इंदौर वाली घटना कंटामिनेशन की ही घटना थी, जिसमें और फिर 15 जब बच्चों की डेथ हुई। कई बार क्लाइमेट चेंज की जो सूचनाएं मिलती हैं कि इस जगह बारिश ज्यादा हो गई, या इस तरीके से बाढ़ आ गई। हाँ, बाढ़ आ गई, अच्छा। तो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं काम है, ही नहीं है। क्योंकि हेल्थ से जुड़ी ये चीजें हैं। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहा जाए कि ये एस्पेक्ट आपको देखने, तो कहते हैं ये हमारा पार्टी नहीं है। अच्छा। तो आपने जी। अब लेकिन और एक जो आजकल बहुत प्रिय है, स्पिरिचुअलिटी। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी है, मीनिंगफुल लिविंग है, उस पर बहुत सारे हम लोग देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कई जगह देखते हैं। लोग योग पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है जहां से हम लोग बच्चों को ग्रो करा सकें और उसके बाद जानकारी दे सकें। तो जो मैं मोटा मोटा ये कहूंगा कि सरकार का योगदान सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो
आपने तो फिर भी 30% का कहा कि सहमत है। अभी इससे पिछले सेशन में एक सवाल आया था जिसमें उनका कहना था 90 से 95% गलती सरकार की है और वो कोई चीज ठीक नहीं करती, जिससे पूरा हम सब बीमार पड़ते जाते हैं और उसका अब सरकार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। आपने दो बातें कही अभी सर कि एक तो इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में आ गई हैं और दूसरा आपने कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कि हेल्थ डिपार्टमेंट ये सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं कि ये हमारा काम है। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, कैसे इसको सोचना कैसे चाहिए, कैसे विजुलाइज करना चाहिए, अगर आपकी नजर में इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है? ये मेडिकल चैलेंज तो है ही है हमारे लिए, जी। साथ ही साथ सोशल चैलेंज भी है राइट। और अवेयरनेस हो लोगों के अंदर। जी। और क्या रीजंस और चैलेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि हम होलिस्टिक हेल्थ नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं? अब क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस और बहुत सारी रुकावटें, कभी कभी सामाजिक रुकावटें भी होती हैं जिसके कारण हम लोग अगर हॉलिस्टिक हेल्थ को लागू भी करना चाहें या प्रोग्राम्स लागू करना चाहें तो नहीं लागू कर पाते हैं। तो अवेयरनेस हो, एजुकेट किया जाए, हमारा हेल्थ लिटरेसी की बात आप हमेशा हेल्थ करते रहे। लिटरेसी हो आपने कि भाई हम हमेशा कहा। पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि हेल्थ इज कितना इंपॉर्टेंट है। और लोग तो ये समझते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं और जब बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे या हम चेकअप तब कराएंगे जब हमें कुछ लगेगा। तो ये जो प्रोएक्टिव वेलनेस के प्रति हमें जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। वो तभी संभव है जब हम अवेयर हों, हम एजुकेट करें समय समय पर। और सिंपल सी चीजें हैं, मान लीजिए अगर हम समझाना चाहें कि हाथ साफ कर करके आपको खाना खाना है, हाथ धो करके, हाथ धो करके आपको खाना खाना है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। जी। लेकिन लोगों को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार अगर आप साबुन से हाथ धो लें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी। आप हमेशा कहते थे हेल्थ जो एक मैराथन है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, रोज का है, उसमें मैराथन की तरह तैयारी करनी चाहिए। उससे आपका क्या अर्थ, आप किन मुद्दों पर एम्फेसाइज करना चाहेंगे उस मैराथन में जो हमारे संस्कारों से निकलते हैं, आपकी सोच से है? अब जो सच्चाई तो है कि हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज हो जी। और बहुत अमीर और गरीब में या शहर में और गांव में बहुत बड़ा फासला है, अंतर है जी। बहुत अंतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। जी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो शायद हम उन तमाम चैलेंजेस को दूर कर सकेंगे। एक जो गैप है हमारे बीच में, शायद अगर हम डिजिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्रिएट करें, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटली सब जागरूक हो गए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें तो वो शायद हम गैप पूरा कर सकते हैं। जी। और एक हमें अपने अंदर ये भाव लाना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि एक दायरे के अंदर, जैसे हम कहते हैं आहार विहार आचार विचार, जी, फ्रेमवर्क के अंदर एवी आप हमेशा इस फ्रेम के अंदर हम लोग काम करें और ये बेसिक चीजें हैं जिसके प्रति लोगों को जागरूक करें तो शायद हम होलिस्टिक हेल्थ के लिए उस अप्रोच कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा जैसे आपने भी जो बात कही एवी फ्रेमवर्क की, आप हमेशा कहते हैं आहार विहार आचार और विचार, इसके जो सोसाइटी साइकोलॉजिकल और सोशल इंप्लीकेशंस हैं उसमें आपको क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि महत्वपूर्ण वो है ब्रोकननेस, मेंटल हेल्थ की भी आप बात कह रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर, तो उसमें आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक करें और मेंटल हेल्थ जो छिपी हुई रहती है, जानकारी नहीं होती, लोग बात नहीं करना चाहते, हाँ, लोग शर्माते हैं, संकोच करते हैं, अप्रोच नहीं करना चाहते हैं और कभी कभी हम आइसोलेशन में रहते हैं। एक आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशनिज्म है जो सोलोनिज्म की बात करते हैं डॉक्टर, वो महसूस नहीं होता लेकिन आइसोलेशन में हम चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें अगर सोशल सपोर्ट मिले तो शायद हम उन चीजों को दूर कर सकते हैं। अवेयरनेस हो तो हम दूर कर सकते हैं, एजुकेट करें तो दूर कर सकते हैं। तो अभी पिछले सेशन में सर इस बारे में भी चर्चा हुई, तो फैमिली के रोल पे बहुत चर्चा हमारे होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स ने की कि फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो पुराने बंधन थे, रिश्ते थे, परिवारों के संस्कार थे,
उसमें आपको क्या लगता है कैसे उनको हम बचा सकते हैं? जब परिवार के बीच में रहते हैं तो खुशी दूसरी मिलती है, बॉन्डिंग होती है। जी। तो होलिस्टिक हेल्थ का एक एस्पेक्ट ये कि हम परिवार के बीच रहें, अच्छे मित्रों के बीच रहें, विचार हमारे अच्छे हों, और जैसा मैंने कहा कि आचार विचार आचार विचार और आहार व्यवहार फ्रेमवर्क आप जी। तो इसके अंदर अगर हम काम करते रहेंगे तो एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक हेल्थ के लिए और अपने बेटर हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। आपने भी मेंटल हेल्थ की बात कही, उसमें आपने कहा संकोच होता है, लोग जज करने लगते हैं। जैसे अगर किसी को कह दें कि भाई तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, तो आदमी को कहीं ना कहीं लगता है क्या मैं पागल हो गया हूं, क्या मैं, तो उसका जो जजमेंटलिज्म है समाज का, उसको कैसे कमेंट करना है, वो क्या होना चाहिए सर, उसको कैसे ठीक करें? लोगों को क्या सोचना चाहिए उस बारे में, आप क्या सोचते हैं? कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उलझ जाता है इंसान। जी। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो हमें अप्रोच करने में घबराना नहीं चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चैलेंज को और उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। खुले दिल से परिवार हमारा, मैं समझता हूं, मदद कर सकता है काफी। ठीक है सर। तो ये आपने बात की कि परिवारों को ख्याल रखना चाहिए उसका। एक सर, ये सारी चीजें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के और क्योंकि आपका फील्ड है तो बिना पॉलिटिकल विल के पूरी नहीं हो सकती। ठीक बात है, क्योंकि अगर सिस्टम ही हमारा कोलैप्स है और आपने कहा इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। जी। और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं होगा तो हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेहतर करना पड़ेगा। मान लीजिए हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष पे भी करें काम। मॉडर्न मेडिसिन तो है ही है, लेकिन आयुष कॉन्सेप्ट पे भी बात करें। राइट। पॉलिसीज जो हैं वो हमारी एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक्सपेंडिचर पे ज्यादा बिलीव न करें। हम बोले कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स अ ह्यूज माइंड। एक्सपेंडिचर में कि हॉस्पिटल बना रहे हैं हम, और इन्वेस्टमेंट जो है हमारा हेल्थ एजुकेशन पे हो, हेल्थ लिटरेसी, प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक पर हो, राइट राइट, तो हम बेटर कर सकेंगे। इन पे आपने अभी टच किया इस बात पे कि डॉक्टर्स नहीं हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, तो जो सर्विस की सिक्योरिटी, आशा वर्कर्स की बात आपने कही, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आंदोलन होते हैं, उनको सर्विस में सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? अगर हम सर्विस सिक्योरिटी दे दें अगर उनको, वो क्योंकि वो बैकबोन है हमारी हेल्थ सिस्टम की, लोगों को जागरूक करने में, लोगों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स, हाँ कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो इकोनॉमिकली और सोशल सिक्योरिटी उन्हें चाहिए। वो जो हमारे समाज में बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं, तो अगर हम उनको सम्मानजनक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर हो सकता है। ठीक बात है। अगर उन्हें खुद ही अपनी नौकरी की चिंता होगी तो कैसे वो आगे काम करेंगे? अगर वो खुद ही चिंता में रहेंगे अपने कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, हमारी नौकरी में हम नहीं कुछ पा पा रहे हैं, न सम्मान पा पा रहे हैं, न जीवन स्तर बेहतर कर पा रहे हैं, तो शायद वो हमारे हेल्थ को कितना बेहतर कर पाएंगे। एक चीज अभी आपने परिवार की बात कही सर, उसमें बहुत बार देखा गया है कोई बीमार पड़ता है तो सच में वो अकेले बीमार नहीं पड़ता, उसके साथ उसका पूरा परिवार उलझ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा संकट है लोगों के लिए। न केवल ये बल्कि फाइनेंशियल अगर सपोर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा घर परिवार टूट जाता है। और कभी कभी हमें जानकारी और जागरूकता न होने की वजह से हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे कर्म बुरे रहे होंगे, हमारा कर्मा बुरा रहा होगा। फेटलिज्म। हाँ, तो एक वो इशू जो है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। एक डबल इकोनॉमिक लॉस की जो बात आपने कही सर, कि एक किसी को अगर मान लीजिए मैं कोई घर में बीमार पड़ गया, मैं उसके देखभाल में लगा हूं तो मैं काम पे नहीं जा सकता, मैं उस पर अपना जो इकोनॉमिक लॉस होता है मेरा। मुझे याद है जब आप माननीय मुख्यमंत्री हुए तो आपने हम विधायकों के लिए एक अलग बजट क्रिएट किया था, चीफ साहब को भी याद होगा उसका, कि जिसमें आपने कहा था 25 लाख रुपए तक हर विधायक किसी भी बीमार को क्षेत्र से आता है तो उसको दे सकता है। ऐसे और इनिशिएटिव जो हैं, उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? कई बार क्योंकि एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड्स मिलते हैं
जी वो अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स यूज करते हैं। जी लेकिन ये देखने को मिला कि कई बार एमएलएज इस बात की भी शिकायत करते थे कि उनके क्षेत्र में इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो इलाज दूसरे हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कराना चाहते हैं। जी जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी बड़े अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां इलाज अच्छा हो सकता है। जी तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए कि एमएलए अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सके और कहीं भी इलाज कर सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, तो शायद देश में पहली बार समाजवादी सरकार में, और आप चीफ सेक्रेटरी थे मेरे साथ, कि हमने अपने एमएलएस को अलाउ किया कि जो आपके एरिया डेवलपमेंट फंड्स हैं उससे आप गरीब का इलाज भी करा सकते हैं, और कहीं भी अगर वो गरीब इलाज कराना चाहेगा वो परिवार, तो वो जाकर के फाइनेंशियल सपोर्ट एमएलए के फंड से मिलेगा। दे सकते हैं। एक से आपने भी संस्कार की बात की, आपने कहा जो लोगों में कर्मा का भाव आ जाता है कि भाई ये मेरा कर्म था इसलिए मैं वो हो गया। इसका सर क्या फ्लिप साइड भी सच है कि जैसे मान लीजिए अगर अनटेस्टेड ट्रेडिशंस की बात हम करें तो क्या वो भी सच है होलिस्टिक हेल्थ के लिए? क्या उसमें भी हम लोगों से गाइड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या उसको टच स्टोन बनाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि कल्चरली हम बहुत बाइंड कर रखे हैं हम लोग, हाँ, और बहुत हमारी बधा हुआ है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक कोशिश की जा सकती है। जी सर। तो आपको सर, आपने मुद्दों बहुत सारे आपने बातें कही, इन सबको अगर जोड़ के हम समझें तो आपको क्या लगता है होलिस्टिक हेल्थ हम अपने देश में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है उसको? होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और उस आम लोगों को जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन, स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन हम लोग हैं, जिन लोगों को जागरूक करें। और क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जी एक हमारा माइंडसेट ये भी हो कि हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं, और लोग अगर बीमारी ना हो, अगर लोग बीमारी ना हो तो फिर इलाज की जरूरत क्यों होगी? प्रिवेंटिव। तो शायद हमें इस दिशा में जन आंदोलन का काम करना पड़ेगा कि हम प्रिवेंटिव काम करें और लोग बीमारी ना हो हमारे। जन आंदोलन के लिए सबसे ताकतवर माध्यम क्या है? क्या वो हेल्थ शिक्षा का एजुकेशन, माध्यम? अगर हम हेल्थ एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें, और राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल से, तो शायद हम इसको अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने हेल्थ लिटरेसी की बात पहले की, अब आप एजुकेशन कह रहे, तो अगर शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए कि भाई हाथ धोने ही है आपको। हाँ, ये क्योंकि अगर हम एजुकेशन का पार्ट बना दें, पहले भी हमारे किताबें होती थी, एक सब्जेक्ट का कुछ लेसन्स होते थे जहां हम ये बच्चों को या प्राइमरी एजुकेशन में देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन ये जन आंदोलन के माध्यम से हम जागरूक करें और राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन है वहां से शुरू करें। तो अगर हम स्कूलिंग के समय से शुरू कर दें और ये आदतें डालना शुरू कर दें कि हमें हाथ साफ कर करके, साबुन से साफ कर करके खाना खाना है, ये छोटी छोटी आदतें भी अगर हम डाल देंगे तो ये बड़े रूप में हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखेंगे। एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमें स्वास्थ्य को, हेल्थ को एक्सपेंडिचर नहीं सोचना है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचना है। बहुत बड़ा माइंड का शिफ्ट है ये, बहुत बड़ा सोचने के तरीके का बदलाव है। सब मुझे लगता है इस देश में आज तक कभी ये बात इससे पहले आपने आज जो मन से कही नहीं हुई कि एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानना है, एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। तो क्या की कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के जिन पे इन्वेस्टमेंट हमें मान के काम करना चाहिए? वो क्या कंपोनेंट्स हैं? क्योंकि सरकार ये समझती है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा बजट में एक्सपेंडिचर दिखता है वो, लेकिन सरकार को ये सोच बदलनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो फिजिकल हेल्थ हमारी बहुत बड़ी बात कही। हाँ, फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे बेहतर हो, उस फिजिकल हेल्थ में न्यूट्रिशन क्या हम दे रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन खाने में क्या है, कैलोरीज काउंट है कि आपका न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, सिर्फ कैलोरी से नहीं बल्कि केवल कैलोरी की बात ना हो, बल्कि हमारे न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, बैलेंस डाइट की बात हो कि हम बैलेंस डाइट क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट होगी तो हमारा हेल्दी सिस्टम होगा, हमारा सेलुलर रिपेयर जो डॉक्टर्स बताते हैं वो बेहतर होगा। जब हमारी स्लीप बेहतर होगी, सेलुलर रिपेयर बेहतर होगा, होलिस्टिक हेल्थ
तो ये सब चीजें जो सैनिटेशन है, हमारा क्लीन वाटर मिले, हमें साफ सुथरा पानी मिले, अच्छा, ये तो सरकार की कभी कभी जिम्मेदारी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रही हैं तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन है? वो अगर हम जागरूक रहेंगे तो शायद हम बचा सकेंगे उनको। सर अब एक्सरसाइज है, मान लीजिए जी। योगा के लिए बहुत जागरूक करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि योगा केवल एक तारीख के दिन करते हैं योगा। लेकिन अगर ये हमारी हैबिट में हो कि हम योगा हर दिन करेंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करता है। और इसके साथ साथ फंक्शनल स्पोर्ट्स, हाँ, आप तो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं सर, कि सारे गेम्स खेलते हैं। आपने ठीक कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद रहाई कहा जा सकता है। लेकिन ये हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर रखा है। हाँ सर, कि अगर हम शामिल कर सकें, अगर हम फंक्शन स्पोर्ट्स करें तो हमारी बहुत सारे जो कार्डियो एक्सरसाइज हैं, हमारी हेल्थ बेहतर होगी। आपकी फिजिकल थेरेपी है, अगर हम उस दिशा में काम करें, और फिजिकल थेरेपी भी हम ध्यान दें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अगर हम देखें, सिक केयर से ज्यादा हेल्थ केयर की बात करें, जरूरत है होलिस्टिक सिक केयर के साथ साथ हम हेल्थ केयर पे ज्यादा बात करें जी। और रेगुलर हमारा टेस्ट हो, रेगुलर हमारी चीजें हों। ये तमाम चीजें एक पॉलिटिकल व्यक्ति को समझाने बड़ा मुश्किल काम है कि हम ये समझाएं कि आपको रेगुलर टेस्ट कराना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, और मेंटल इमोशनल हेल्थ बेहतर हो हमारी, उसके लिए काम करना। फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल भी बहुत जरूरी है जी जी। तो आप, मुझे याद है जब सरकार थी तो आपने न्यूट्रिशन के मुद्दे पे भी आपने कहा, एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया था हौसला के नाम से। उसके पीछे सोच क्या थी? उसमें एक बजट से निकाल के अलग से पैसा दिया, एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर आपने, तो हौसला मिशन का आपका क्या सोच थी? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा आते थे जी, और कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेटा दिखाई देता था बहुत ही खराब आता था। सरकार के लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात होती थी कि अगर सरकार के आंकड़े बाहर आते हैं तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो हमारी उस समय कोशिश हुई कि एक न्यूट्रिशन मिशन के माध्यम से न्यूट्रिशनल फूड मदर एंड चाइल्ड के लिए हम प्रोवाइड करें गांव में ही, राइट, और कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड को प्रोवाइड करें। क्योंकि किसी स्कीम का वो पार्ट नहीं हो सकता था न्यूट्रिशन मिशन, तो अलग से बजट उसको प्रोवाइड कर करके न्यूट्रिशन मिशन का एक अलग से प्रोग्राम, पॉलिसी और बजट बना करके हम लोगों ने शुरू किया। और उसका असर ये हुआ कि साल 2 साल में बहुत अच्छे चीजें दिखने लगी। तो ये वही वाली बात होगी, मैं आ रहा हूं चीफ साहब आपके पास, ये वही वाली बात होगी जो आपने अभी कहा कि सिर्फ कैलोरीज महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी महत्वपूर्ण है, क्या खाना खाएं। चीफ साहब आप उसके हिस्सा थे, आपने क्या, वो कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस क्या थी उसकी, और कैसे इंप्लीमेंट हुआ? कहना चाहूंगा कि जब सर चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मिशन, दिस वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पोषण अभियान जो भारत सरकार के लेवल पे बाद में आया है, न्यूट्रिशन मिशन हम लोगों ने उस समय सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में सेटअप कर दिया था, विद सीनियर आईएएस ऑफिसर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूट्रिशन मिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सर ने अभी कही, मैं जस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, उसमें हम लोगों ने सर्वे कराया बच्चों का कि न्यूट्रिशन लेवल का, एंड वी फाउंड, एक सर्वे कराया कि 13 लाख बच्चे निकले थे, 13 लाख हु वर ग्रॉसली मेल नरिश्ड, और उनका ये पूरा डेटा आ गया था। तो उसको पूरा मैपिंग कराई और एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग की गई। फिर उनको हौसला मिशन के अंतर्गत एक बच्चे की, एवरी सिंगल चाइल्ड, एंड दे वर गिवन हॉट 12 लाख बच्चे, बहुत बड़ी बात, एंड दे वर गिवन हॉट कुक्ड मील, न्यूट्रिशियस मील थ्रू आउट। और 1 साल तक जो उनको दिया, उसके बाद फिर मॉनिटर किया, ऑल दीज 13 लाख हैड कम अप, और सबका न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो गया था, एंड दे हैड बिकम नरिश्ड। So that was a great experiment which was very successful and that was carried on. उसको फिर हम लोग रिपीट करते रहे और आगे करते रहे, और it became a major part of the whole thing. Of the ecosystem. Yeah. Perfect. सर मैं वापस आना चाहूंगा, जो आपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की बात कही कि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिस्टिक हेल्थ का। आपने यहां तक कहा कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स अब ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कितने घंटे सोइए, क्या खाइए, क्या मत खाइए, कैसे खेलना, सब चीजों को आपने जोड़ा। तो इमोशनल मेंटल वेलबींग को होलिस्टिक हेल्थ का हिस्सा कैसे माना जा सकता है, बनाया जा सकता है? जब फिजिकल हेल्थ कोलैप्स हो जाए, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है एक बहुत जरूरी भी है,
क्योंकि कई बार हम लोगों को महसूस ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं है स्ट्रेस में। उसके पैरामीटर्स हमें दिखते ही नहीं है, महसूस नहीं होता। और बिहेवियर में भी कभी कभार नहीं दिखते हैं। तो हमें कांस्टेंट अलर्ट रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। जी। स्ट्रेस लेवल और मेडिटेशन है हमारे लिए कि अगर हम मेडिटेट करें, Very true. लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो हमारे, कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहे, क्योंकि जिससे हम अगर सर, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारा लेवल पता लग नीचे जाता है है। जी। तो हम उसको समझ सकते हैं। जी। और जो कॉन्सेप्ट कई बार कहते हैं फाइट और फ्लाइट, Fight इसकी or जगह स्टेट टू है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। So flight to और fight की जगह rest and digest. rest That's and quite a digest. switch. That's quite a switch. तो अगर हम उस अप्रोच पे काम करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स बेहतर होंगे और हम स्ट्रेस को और मैनेजमेंट कर सकेंगे। अच्छा। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, हम बहुत जिनके जरूरी बीच है रह रहे हैं जिंदगी तो वो की। पॉजिटिविटी हो, नकारात्मकता ना हो, निगेटिविटी ना हो। और परिवार की बात आपने कही। हमारा जो बॉन्डिंग हो बहुत स्ट्रांग हो। एक अगर दूसरे स्ट्रांग से। बॉन्डिंग है सर। तो हमें इमोशनल हेल्थ हमारी बेहतर होगी। जी। और इसलिए इमोशनल हेल्थ से इमोशनल इंटेलिजेंस भी निकलेगी। स्वाभाविक है, सर। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल में जीते हैं। जीते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में हम बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के भी और सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स जो हमें ट्रिगर परेशान करते हैं, जो परेशान करते हैं। ठीक बात सर। हाँ। जो अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात कही, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपकी क्या सलाह, कैसे मेंटेन की जाए? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चल रहा है वो तो आदमी आई थिंक इट्स हैड अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट। उसमें तो ये कि नेगेटिव व्हाट्सएप ग्रुप से तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जिट कर देना चाहिए। सर। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे हाँ, में भी हमें हाँ, सोचना होगा, क्योंकि ये बड़ा इशू है जी। जो इधर हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट हेल्थ है उसका बहुत ज्यादा हम लोग को Impact फेस है, करना पड़ रहा रोल है। है। हमारे पास क्लीन एयर, वाटर क्लीन होना चाहिए। पॉल्यूटेंट्स जो हमें डायरेक्टली मेडिकल इंटरवेंशन, मान लीजिए टॉक्सिसिटी हो रही है पानी में। टॉक्सिटी है, हाँ, अस्थमा बढ़ जा रहा है, या हाँ, और lungs बीमारियां की, लंग्स की हाँ, हो जा रही हैं। हाँ, COPD हो रही है। अच्छा, तो ये क्लाइमेट चेंज है, इन चीजों को भी हमें काम करना देखना चाहिए। पड़ेगा। तो आपने कहा फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फाइनली एनवायरमेंटल हेल्थ। तो एनवायरमेंट तो आपका सब्जेक्ट रहा है, आपने बीटेक किया, एमटेक किया एनवायरमेंट में। अब यू ऑलवेज बीन वेरी क्लोज, आपके रहा है ये सब्जेक्ट। एनवायरमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि 2-3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो हम कर सकते हैं इस समय? एक तो पानी सबको साफ सुथरा मिलना चाहिए, और दिखने से अगर साफ है पानी, इसका मतलब वो हाइजीनिक नहीं है। जी। दिखने से तो साफ दिख सकता है, लेकिन वो हाइजीनिक नहीं हो सकता। मान लीजिए एक बोतल में हम पानी देख रहे हैं, जी। वो बंद है, वो दिखने में तो साफ है, हाँ। लेकिन हाइजीनिक है कि नहीं है, हेल्दी अच्छा। वाटर है कि नहीं है, नहीं है। पीने लायक है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो पीने का पानी बेहतर हो, हमारी एयर क्वालिटी बेहतर हो, हम जो खा रहे हैं खाना वो एडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो। हाँ। मिलावट के लिए कानून है, लेकिन मिलावट हर स्तर पे कई मायनों में हम देखते हैं। दिखाई पड़ता कई है। बार हमें सूचना मिलती है दूध में मिलावट है, हाँ, खोए में। हमारी मिठाई में मिलावट है। जिस समय त्योहार आ जाते हैं, शुरू होते हैं त्योहार, तो हम देखते हैं बहुत सारी मिठाई की दुकानों पे छापे इसलिए पड़ते हैं और कई जगह जानकारी मिलती है कि मिलावट चल रही है। सोचिए, हम मिलावट का अगर खाना खाएंगे, जी। हमारी जो सांस लेने वाली एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है, पीने का पानी बेहतर नहीं बेहतर नहीं है, है। तो इस सब का कितना असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा, इस सब पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आपने पानी की बोतल की बात कही सर, अभी एक रिसर्च आई है जिसमें कि पानी की बोतलों में माइक्रो प्लास्टिक्स लीक करते रहते हैं लगातार। तो इसलिए आपने देखो बहुत सारे जगह, जैसे यहां भी मैं नोटिस कर रहा हूं तो शीशे की बोतल रखी हुई है। तो ऐसे जो दिखाई नहीं पड़ते और चैलेंज क्रिएट करते, उनके लिए लेजिस्लेशन में क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी लॉबीज इसमें काम करती है, लेकिन भविष्य यही है कि प्लास्टिक या इस तरह का जो कंटेमिनेशन करें उससे हमें दूर होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इन होलिस्टिक हेल्थ को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं ऐसे तरीके से कि वो होलिस्टिक हो? आज पहले सेशन में भी बहुत इस पे चर्चा हुई कि ट्रीटमेंट्स को होलिस्टिक कैसे बनाया जाए। मैं समझता हूं हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी जानकारी दी होगी इसके बारे में कि
हम ट्रीटमेंट कैसे करें, हमारी आयुष प्रैक्टिसेस हैं, हमारा आयुर्वेदा है, आपका योगा है, यूनानी है, आपकी सिद्धा है, होम्योपैथी है, और हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करें इसको एलोपैथी से। तो इंटीग्रेटिव होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के जोड़ करके काम करें तो शायद हम बेहतर हेल्थ दे सकेंगे। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही सर, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। आज फर्स्ट सेशन में भी बहुत अच्छा ही रही, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का एजेंडा सबने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की बात कही रादर देन कॉन्ट्रोडिक्ट करने की बात। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कैसे इंटीग्रेट करें? माली आयुर्वेदा है हमारे पास, योगा नेचुरोपैथी है जी, हम यूनानी होम्योपैथी है हमारे पास, हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी जी। अगर हम कल्चर का पार्ट बना दें और हमारे पास हर्बल रेमेडीज हैं, हमारे पास कल्चर रिचुअल्स हैं, ये सब चीजों को अगर हम साथ लेकर के चलें तो सच्चाई में हॉलिस्टिक एक इलाज हम दे सकते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच हो सकती है हमारी। जा सकते। आपने रिचुअल्स की बात कही सर, आजकल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात चल रही है कि किस तरह से साइकोलॉजी और न्यूरो को, इम्यूनोलॉजी को रिचुअल्स अफेक्ट करते हैं। तो रिचुअल्स का महत्व है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल रिचुअल्स का है। आपका म्यूजिक थेरेपी भी है। हाँ, जी, जी। आपके आर्ट एंड क्रिएटिविटी हॉबीज से आप बेटर ट्रीट कर सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग की लोग आजकल स्टोरी बात कर रहे टेलिंग हैं, है narratives की। जहां पर आप उससे भी आप अपना हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इनको इंप्लीमेंट करने के लिए किन एनेबलिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमें? ये तो आपने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन एनेबलिंग फैक्टर्स क्या होंगे, ये होगा कैसे सर? ये सरकार और हम सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा। और क्योंकि हम अगर हीलिंग का करना चाहें और सबको साथ लाना चाहें तो ये हमारी आपकी अप्रोच होगी तो हम संभव है। एजुकेशन लिटरेसी की आपने बात कही अभी, और अगर हम एजुकेशन के साथ साथ इसको अवेयरनेस के साथ साथ जोड़ेंगे, और जैसा मैंने कहा कि जन आंदोलन में इन बातों को कहा जाए, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो तो हम कर सकते हैं, जोड़ के चल सकते हैं सबको। आपने जन आंदोलन में डिजिटल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी बात रखी थी हैदराबाद में, उससे पहले स्टार्टअप्स की बात की आपने बैंगलोर में। एक विजन देने के जो प्लान करें, डेवलप करें, किस तरह असेंट करें हमारी सोसाइटी, हमारा देश, वो विजन इंडिया का आपका जो एजेंडा है सर, उसमें डिजिटल लिटरेसी कैसे जोड़ेंगे? डिजिटल इसलिए कि टेलीमेडिसिन है आजकल, क्योंकि गांव के लोग बहुत सारे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हमारी ये डिजिटली या हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको मदद पहुंचा सकते हैं। जो बहुत हमारे पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये अगर हम टेलीमेडिसिन से काम करेंगे तो शायद हम उनको मदद कर पाएंगे। जी, अभी हमारी डॉक्टर एक्सपर्ट थी, वो भी रोबोटिक्स की बात कर रही थी सुबह कि भाई उससे कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डॉक्टर अलका जी ने बात कही। इन सब के लिए सर इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इस पूरे मुद्दे में? ये चैलेंज जरूर है जी, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम करना चाहें। हाँ। चीफ साहब, आपको क्या लगता है कि इसके रिसोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाए, बजटरी सपोर्ट इस मुद्दे को एनेबल करने के लिए हम कैसे दे सकते हैं? जैसा सर ने पहले रखा, इट हैज टू बी अ पब्लिक गुड, हेल्थ इज अ पब्लिक गुड, और इसको करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से करे। जी, सुबह के डिस्कशन में आई थिंक दिस पॉइंट केम आउट वेरी वेल कि अभी भी हम जीडीपी का कितना परसेंटेज पब्लिक हेल्थ में खर्च कर रहे हैं। 1.5 to 2% और आया 1.5 to 2% के बीच में फिगर वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन विच एवर एस्टिमेट यू टेक। लेकिन 2025 तक 2.5% करने की बात थी, और आशुतोष ने सुबह कहा कि 3 to 3.5% भी अब WHO वगैरह का ये रिकमेंडेशन है, इट शुड बी दैट मच। तो एटलीस्ट 2.5 to 3% के रेंज में हमको पब्लिक हेल्थ में स्पेंड करना चाहिए। और आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा जो है लोगों का हेल्थ पे, वो पहले 60% था, अब कहा जाता है कि 47-48% तक आ गया है, बट दैट इज स्टिल वेरी हाई। इट मस्ट कम डाउन मच मोर, अदरवाइज पॉवर्टी का और गरीबी का सबसे बड़ा कारण एक यही है कि लोगों का अधिक से अधिक खर्चा इस पर हो जाता है। या एक दो पॉइंट खाली मैं ऐड करूंगा जो सर ने अपने उसमें किया, जो पॉइंट रखा था, मैं जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ यू ऑल, एक होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशनरी फंड होता है विच ही कैन स्पेंड ऑन एनीथिंग। तो आमतौर पे लोग इसको चाहते पॉलिटिकल चीजों पे या अदरवाइज चीजों पे खर्च करते हैं, बट सर मेड इट अ पॉइंट टू स्पेंड इट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ
क्रॉनिकली इल पेशेंट Diseases. और उनके लिए ये पैसा जो है वो दिया गया। यहां तक कि मुझे याद है कि एस्टिमेट बन के आता था पीजीआई से या मेडिकल कॉलेजेस से, एंड ऑन दैट बेसिस अप टू 5 लाख तक भी यार उससे और जहां जरूरत हो और ज्यादा भी फुल कभी कभी तो 100% 100% payment किए गए। रियम्बर्समेंट भी करके दिया गया कि जिससे उनके लाइफ सेविंग ऑपरेशन हो जाए या ट्रीटमेंट हो जाए। दैट वाज अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव टेकन। और एक जो 108 एम्बुलेंस की बात आई सुबह, ये मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लिए इट वाज अ रिवोल्यूशन। जो समाजवादी एम्बुलेंस सेवा आई, इतना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, द पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़, वहां ये स्थिति आ गई थी विच पीपल कुड नॉट बिलीव इट, दैट यू जस्ट डायल 108 एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स द एम्बुलेंस विल बी एट योर डोर स्टेप। The ambulance would reach and take you to the nearest hospital for an immediate emergency care. ये right from cities like Lucknow and Eastern UP या बुंदेलखंड के remotest village तक में ये व्यवस्था जो है वो लागू हो गई थी। And there was 102 ambulance in addition for women, child birth के लिए, Child birth. जिससे बड़ा फायदा हुआ कि जो maternal mortality थी वो बहुत कम हुई। इन्फेंट mortality और सर ने जो भी। डेवलपमेंट एजेंडा बनाया था स्टेट के लिए, उसमें हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दी थी। एंड आई रिकलेक्ट हम मॉनिटर करते थे चीफ सेक्रेटरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मेटर्नल मोर्टेलिटी, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, दीज वर सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स व्हिच वर हाइलाइटेड कि इसका ये टारगेट है कम करने का, एंड वी हैड टू टेक मेजर्स टू ब्रिंग दैट अबाउट एंड मॉनिटर इट। ठीक बात। आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी बजट की बात हाँ, की। मुझे याद आया कि जब आप रहे होंगे तो ये इशू आता था कि पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, तो जो मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, उनको 5-5 करोड़ रुपए बजट से दे दिया था, जिससे कि वो लोग अपने आप निर्णय ले सकें कि कोई गरीब है तो उसका इलाज वो डॉक्टर्स खुद डिसाइड करें, उनको सरकार के पास ना आना पड़े। तो उन इंस्टीट्यूशंस को, पीजीआई को और केजीएमयू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उसको, तो बजट दिया गया। बचत। सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इससे जुड़ा जो आपने भी बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।